ऑस्ट्रेलिया का इतिहास कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया और इससे पूर्व के मूल निवासी तथा औपनिवेशिक समाजों के क्षेत्र और लोगों के इतिहास को संदर्भित करता है। ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि पर ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पहली बार आगमन लगभग 40,000 से 60,000 वर्षों पूर्व इंडोनेशियाई द्वीप समूह से नाव द्वारा हुआ। उन्होंने पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक बची रहने वाली कलात्मक, संगीतमय और आध्यात्मिक परंपराओं में कुछ की स्थापना की। सन 1606 में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे डच नाविक विलेम जैनसिजून यहां निर्विरोध उतरने वाले पहले यूरोपीय व्यक्ति थे। इसके बाद यूरोपीय खोजकर्ता लगातार यहां आते रहे। सन 1770 में जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट को ब्रिटेन के लिए चित्रित कर दिया और वे बॉटनी बे अब सिडनी में न्यू साउथ वेल्स में उपनिवेश बनाने का समर्थन करने वाले विवरणों के साथ वापस लौटे। एक दंडात्मक उपनिवेश की स्थापना करने के लिए ब्रिटिश जहाजों का पहला बेड़ा जनवरी 1788 में सिडनी पहुंचा। ब्रिटेन ने पूरे महाद्वीप में अन्य उपनिवेश भी स्थापित किए। पूरी 19वीं सदी के दौरान आंतरिक भागों में यूरोपीय खोजकर्ताओं को भेजा गया। इस अवधि के दौरान नए रोगों के संपर्क में आने और ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के साथ हुए संघर्ष ने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को बहुत अधिक कमजोर बना दिया। सोने की खानों और कृषि उद्योगों के कारण समृद्धि आई और 19वीं सदी के मध्य में सभी 6 ब्रिटिश उपनिवेशों में स्वायत्त संसदीय लोकतंत्रों की स्थापना की शुरुआत हुई। सन 1901 में इन उपनिवेशों ने एक जनमत संग्रह के द्वारा एक संघ के रूप में एकजुट होने के लिए मतदान किया और आधुनिक ऑस्ट्रेलिया अस्तित्व में आया। विश्व युद्धों में ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन की ओर से लड़ा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शाही जापान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को धमकी मिलने पर ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राज्य अमेरिका का दीर्घकालिक मित्र साबित हुआ। एशिया के साथ व्यापार में वृद्धि हुई और युद्धोपरांत एक बहुसांस्कृतिक आप्रवास कार्यक्रम के द्वारा 6.5 मिलियन से अधिक प्रवासी यहां आए, जिनमें प्रत्येक महाद्वीप के लोग शामिल थे। अगले 6 दशकों में जनसंख्या तिगुनी होकर 2010 में लगभग 21 मिलियन तक पहुंच गई, जहां 200 देशों के मूल नागरिक मिलकर विश्व की 14वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। यूरोपीय संपर्क से पहले के ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी। ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के पूर्वज शायद 40,000 से 60,000 वर्षों पूर्व ऑस्ट्रेलिया में आए, लेकिन संभव है कि वे और पहले लगभग 70,000 वर्षों पूर्व यहां आए हों। उन्होंने शिकारी संग्राहकों की जीवन शैली विकसित की, वे आध्यात्मिक तथा कलात्मक परंपराओं का पालन करते थे और उन्होंने पाषाण प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया। ऐसा अनुमान है कि यूरोप से हुए पहले संपर्क के समय इनकी जनसंख्या कम से कम 350,000 थी, जबकि हाल के पुरातात्विक शोध बताते हैं कि कम से कम 750,000 की जनसंख्या रही होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि हिमनदीकरण ग्लेशिएशन की अवधि के दौरान लोग समुद्र के रास्ते यहां आए थे, जब न्यू गिनी और तस्मानिया इसी महाद्वीप से जुड़े हुए थे। हालांकि इसके बावजूद भी इस सफर के लिए समुद्री यात्रा की आवश्यकता होती थी, जिसके चलते वे लोग विश्व के शुरुआती समुद्री यात्रियों में से एक बन गए। जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों, विशेषतः मुरे नदी की घाटी में विकसित हुआ। ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों ने द्वीप पर दीर्घकाल तक बने रहने के लिए संसाधनों का प्रयोग उचित ढंग से किया और कभी कभी वे शिकार तथा संग्रह का कार्य बंद कर दिया करते थे, ताकि जनसंख्या और संसाधनों को पुनः विकसित होने का अवसर मिल सके। उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई लोगों द्वारा फायरिस्टिक कृषि का प्रयोग ऐसी वनस्पतियां उगाने के लिए किया जाता था जिनकी ओर पशु आकर्षित होते थे। यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना से पूर्व ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी पृथ्वी की सबसे प्राचीन, सबसे दीर्घकालिक व सर्वाधिक एकाकी संस्कृतियों में से थे। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया के पहले निवासियों के आगमन ने इस महाद्वीप को लक्षणीय रूप से प्रभावित किया और संभव है कि ऑस्ट्रेलिया के पशु जीवन के विलुप्त होने में मौसम परिवर्तन के साथ ही इसका भी योगदान रहा हो। संभव है कि ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से थाईलेसाइन, तस्मानियाई डेविल और तस्मानियाई मूल मुर्गी के विलुप्त होने में मानव द्वारा किए जाने वाले शिकार के साथ ही लगभग 3,000,4,000 वर्षों पूर्व ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी लोगों द्वारा प्रस्तुत डिंगो डॉग का भी योगदान रहा हो। अभी तक मिले प्राचीनतम मानव अवशेष लेक मुंगो में मिले हैं, जो कि न्यू साउथ वेल्स के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक झील है। मुंगो पर प्राप्त अवशेष विश्व के सर्वाधिक प्राचीन दाह संस्कारों में से एक की ओर सूचित करते हैं और इस प्रकार वे मनुष्यों के बीच प्रचलित धार्मिक रीति रिवाजों का प्रारंभिक प्रमाण प्रतीत होते हैं। ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों की पौराणिक मान्यताओं तथा इन प्रारंभिक ऑस्ट्रेलियाई लोगों के वंशजों के जीववादी ढांचे के अनुसार ड्रीमिंग एक भयानक युग था, जिसमें पूर्वज टोटेमिक आत्माओं ने सृष्टि की रचना की। ड्रीमिंग ने समाज के नियम व संरचनाएं स्थापित की और रीति रिवाजों का पालन जीवन व भूमि की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। यह ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों की कला की एक मुख्य विशेषता थी और आज भी बनी हुई है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों की कला विश्व की प्राचीनतम कला परंपरा है, जो आज भी जारी है। ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों की कला के प्रमाण कम से कम 30,000 वर्षों पूर्व तक देखे जा सकते हैं और वे पूरे ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, विशेषतः उत्तरी क्षेत्र के उलरू तथा काकाडू राष्ट्रीय उद्यान में। आयु और बहुतायत के संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया की गुफा कला की तुलना यूरोप के लेस्कॉक्स व अल्टामिरा से की जा सकती है।
पर्याप्त सांस्कृतिक निरंतरता के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के लिए जीवन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से अछूता नहीं था। लगभग 10-12 हजार वर्षों पूर्व तस्मानिया मुख्य भूमि से अलग हो गया और कुछ पाषाण प्रौद्योगिकियां तस्मानियाई लोगों तक नहीं पहुंच सकी, जैसे पत्थर के औजारों की मूठ जोड़ना और बूमरैंग का प्रयोग। भूमि भी सदैव ही दयालु नहीं रही। दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों को 1 दर्जन से अधिक ज्वालामुखी विस्फोटों का सामना करना पड़ा, जिनमें माउंट गैम्बियर भी शामिल है, जिसका विस्फोट केवल 1400 वर्षों पूर्व हुआ था। इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि आवश्यकता होने पर ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी अपनी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रख सकते थे और सूखा पड़ने या जल की कमी होने के दौरान जल की विश्वसनीय आपूर्ति बनाए रख पाने में सक्षम थे। कृपया उदाहरण जोड़ें। दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में वर्तमान में मौजूद लेक कोंडा के पास मधुमक्खियों के छत्तों के आकार के अर्धस्थायी गांव विकसित हुए, जहां आसपास भोजन की प्रचुर आपूर्ति उपलब्ध थी। कई सदियों तक ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासियों का मकासान व्यापार, विशेष रूप से उत्तर पूर्वी आनहेम लैंड के योलंगू लोगों के साथ बढ़ता रहा। सन 1788 तक जनसंख्या 250 स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में मौजूद थी, जिनमें से अनेक की एक दूसरे के साथ संधि थी और प्रत्येक राष्ट्र के भीतर अनेक जातियां थीं, जिनकी संख्या 5 या 6 से लेकर 30 या 40 तक हुआ करती थी। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी स्वयं की भाषा होती है और इनमें से कुछ राष्ट्रों में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग भी किया जाता था। इस प्रकार 250 से अधिक भाषाएं अस्तित्व में थीं, जिनमें से लगभग 200 अब विलुप्त हो चुकी हैं। संबंधों के जटिल नियम लोगों के सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित रखते थे और कूटनीतिक संदेशवाहक तथा भेंट के रीति रिवाज समूहों के बीच संबंधों को सुचारू बनाते थे, जिसके चलते समूहों के बीच संघर्ष, जादू टोना और आपसी विवाद कम से कम हुआ करते थे। प्रत्येक राष्ट्र की जीवन शैली और भौतिक संस्कृति में बहुत अधिक अंतर था। विलियम डैम्पियर जैसे कुछ प्रारंभिक यूरोपीय पर्यवेक्षकों के ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों की शिकार संग्राहक जीवन शैली का वर्णन कठिन व तकलीफदेह कहकर किया है। इसके विपरीत कैप्टन कुक ने अपनी जर्नल में लिखा है कि संभवतः न्यू हॉलैंड के मूल निवासी वास्तव में यूरोपीय लोगों की तुलना में बहुत अधिक प्रसन्न थे। पहले बेड़े के सदस्य वॉटकिन टेंच ने सिडनी के ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों को अच्छे स्वभाव वाले और अच्छे हास्य बोध वाले ओग कहकर उनकी प्रशंसा की है। हालांकि उन्होंने एयोरा व कैमेरायागल लोगों के बीच हिंसक शत्रुता का वर्णन भी किया है और अपने मित्र बेनेलॉन व उसकी पत्नी बेरेंगारू के बीच हिंसक घरेलू झगड़े का भी उल्लेख किया है। 19वीं सदी के उपनिवेशवादियों जैसे एडवर्ड कर ने पाया कि ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी अधिकांश सभ्य जैसे लोगों की तुलना में कम दुखी थे और जीवन का अधिक आनंद उठा रहे थे। इतिहासकार जेफरी ब्लेनी ने लिखा कि ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के लिए जीवन के भौतिक मानक सामान्यतः उच्च थे, जो कि डचों द्वारा ऑस्ट्रेलिया की खोज के समय की यूरोपीय जीवन शैली से बहुत अधिक बेहतर थे। स्थायी यूरोपीय उपनिवेशवादी सन 1788 में सिडनी पहुंचे और 19वीं सदी के अंत तक उन्होंने महाद्वीप के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। काफी हद तक अनछुए रहे ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी समाजों के गढ़ 20वीं सदी तक बचे रहे, विशिष्ट रूप से उत्तरी व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, जब अंततः 1984 में गिब्सन मरुस्थल के पिंटूपी लोगों के एक समूह के सदस्य बाहरी लोगों के संपर्क में आने वाले अंतिम लोग बने। हालांकि अधिकांश ज्ञान नष्ट हो चुका था, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों की कला, संगीत व संस्कृति, जिसका संपर्क के प्रारंभिक काल में यूरोपीय लोगों द्वारा अक्सर तिरस्कार किया जाता था, बची रही और समय समय पर व्यापक ऑस्ट्रेलियाई समुदाय द्वारा इसकी प्रशंसा भी की गई। अगर आपको हमारी यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।